कि अश्क से दश्त भरे, आह से सूखे दरिया, कोई इतना रोए कि रेगिस्तान भर जाए और किसी की आह लगे समंदर सूख जाए। पूछूं कि शायरी में इंटरेस्ट कब जगी और कैसे जगी, कैसे? ये मेरे वालिद साहब की देन है जो पैदा आमतौर पे हुआ। कहा जाता है शायरी के बारे में, मुशायरों के बारे में, कि भले ही महफिल इश्क करने वालों से भरी हो, लेकिन उसमें रंग हमेशा दिल टूटा हुआ शायर ही रहता है। तो ये बताइए, आप शायरों पर इल्ज़ाम है, और ये बात जो आपका पहला सवाल था ये भी उसी तरह बेबुनियाद है। और रही मेरे दिल टूटने की बात, तो मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ एक मसला ये है, ज़्यादा कीमती चीज़ें जो मुझसे जुड़ी हुई होती हैं वो मुझसे बहुत जल्दी रुखसत हो जाती। मेरी वालिदा माजिदा जो कि मुझसे बड़ी कम उम्र में रुखसत हो गई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें अपने जवारे रहमत में जगह नसीब फरमाए। तो कि जो हम कहेंगे दलील होगी, जो लिख के देंगे निसाब होगा, ज़रूर आएगा एक दिन वो हमारा लहजा जवाब होगा। हमारी बस्ती जलाने वालों हमारी आहें भी याद रखना, तुम्हारे जुल्म व सितम का साहब ज़रूर एक दिन हिसाब होगा। स्वागत है आपका दया पेशकश पर। मैं हूँ आपके साथ नैयर आज़म। शायरी एक ऐसी कला, एक ऐसा फ़न जिसके बारे में बड़े बुज़ुर्ग कहा करते हैं कि अगर आपके पास ये कला, ये फ़न हो तो आप बड़े से बड़े कहानियों को, बड़े से बड़े किस्सों को महज 2 पंक्तियों में, महज 2 मिसरों में समेट सकते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि आज इस बातचीत के ख़ास एपिसोड में मैं शायरी और शायरों की बात क्यों करने लगा हूँ। तो दरअसल बात यह है कि आज इस ख़ास एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एक होनहार छात्र और उभरते हुए शायर आसिफ बिलाल साहब। आसिफ बिलाल साहब, सबसे पहले आपका युवा पेशकश पर बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका, और कमर इकबाल भाई का भी तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आसिफ भाई, आपके सोशल मीडिया हैंडल से मैं मुसलसल फॉलो करता हूँ, क्योंकि आप जैसे इंटेलेक्चुअल लोगों को, आपके सोशल मीडिया हैंडल से हमें पता चला है कि पिछले दिनों आप एक अंदाज़े बयां, जो एक बहुत बड़े इंटरनेशनल मुशायरे का मंच है, उसमें आप गए थे। तो क्या रहा था वहाँ का परिणाम और कैसा था वो अनुभव? अगर हम उसके परिणाम और उसके रिज़ल्ट की बात करें तो वो उसी वक्त तय हो चुका था और मैं कामयाब भी हो गया था जबकि मुझे अंदाज़े बयां और से कॉल आई थी। इसलिए कि अंदाज़े बयां और तक का जो मेरा ये सफ़र था, ये महज 28 दिनों का सफ़र था। 31 मार्च 2022 को मैंने अपनी ज़िंदगी में अदबी शेरी नशिस्त पहली मर्तबा पढ़ी थी। बड़े भाई सफ़ीर सिद्दीकी जो कि एक अच्छे शायर हैं, और अभी कुछ महीनों पहले उनका एक शेरी मजमुआ ख्वाबों के मरसिए के नाम से शाये हुआ, उन्होंने मेरा नाम दिया था और उनसियत नामी बैनर तले मैंने ये प्रोग्राम पढ़ा था। उसके बाद 28 अप्रैल 2022 को मुझे अंदाज़े बयां और से कॉल आ गई। महज 28 दिनों के इस सफ़र में मेरा उस स्टेज पर, उस मंच पर खड़े होकर पढ़ना ही मेरी असल कामयाबी थी। ये था उसका रिज़ल्ट। वहाँ मैंने देखा कि आप मुशायरे के बाद आप अज़हर इकबाल साहब, जो बहुत बड़े शायर हैं, आप उनसे मिले। तो क्या बातचीत हुई उनसे? वो एक अच्छे शायर हैं, जैसा कि आपको पता ही है। उनका अखलाक बहुत अच्छा है, बहुत मुनकसिर मिजाज और सादा आदमी है। उनसे आप नॉर्मली आप जाएं, मैं जाऊं, हर कोई मिले, मोहब्बताना बातचीत। अभी मैं चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा पीछे आपके थोड़े से बैकग्राउंड में जा कर के, शायरी वाले बैकग्राउंड में जा कर के पूछूँ कि शायरी में इंटरेस्ट कब जगी और कैसे जगी, कैसे हुआ, कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? तो जी, शायरी का मामला जहाँ तक है, मेरे अंदर बहुत बचपन से पैदा हुआ। बचपन में मैं बहुत छोटा था और मेरे अंदर पूरा शायर कहिए मेरे वालिद साहब की देन है जो पैदा हुआ। बचपन में मेरे वालिद साहब बहुत बाज़ौक़ आदमी हैं, अदबी किताबें पढ़ते रहते हैं। तो वो जो किताब पढ़ते थे, मैं उस किताब के कुछ हिस्से ज़रूर देखता था। और मुझे याद आता है 2 ऐसे वाक़े जो थोड़ी सी बात तवील होगी, मैं मुख्तसर करने की कोशिश करूँगा, लेकिन बहुत ही अच्छी है। हमारे दर्शक जो हैं, मैं बताना चाहूँगा, उनके पास बहुत फुर्सत है और आप जैसे इंटेलेक्चुअल को सुनने के लिए, तो आप बताइए। तो वो 2 वाक़े जो हैं बहुत रोचक और मुतासिर करने वाले हैं। पहला तो ये था कि दोनों वाक़े शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल के हवाले से। मेरे वालिद साहब मुझे बचपन में सुनाया करते थे कि अल्लामा इकबाल साहब जब लंदन में हुआ करते थे, बैरिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने अपने अखराजात के पेश नज़र अपने वालिद मोहतरम को एक ख़त लिखा। पैसों की हाजत उसमें थी उन्हें। तो उस ख़त के जवाब में अल्लामा इकबाल साहब के वालिद साहब ने अल्लामा इकबाल को एक और ख़त लिखा। अल्लामा इकबाल साहब ने उस ख़त को अपने एक शेर में पिरोया कि उनके वालिद साहब का ये कौल गोया कि था कि मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है,
खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो ये जो वाक़या सुनाते थे ये बहुत मुतासिर करता था और मोटिवेट भी करता था। इसी तरह एक दूसरा वाक़या बारहा बताया करते थे कि अल्लामा इकबाल साहब को एक मर्तबा जो है बहुत सारे लोगों ने, ख़ास तौर से नौजवान लोगों ने एक मिसरा तैयार किया। अच्छा। वो मिसरा ये था कि मछलियाँ दश्त में पैदा हों हिरन पानी में। दश्त के माना होते हैं रेगिस्तान, और मछली पानी में रहती है और हिरन रेगिस्तान में रहता है। तो उन्होंने पलट करके उल्टा करके कहा मछलियाँ दश्त में पैदा हो हिरन पानी में, एक गैर मुमकिन चीज़ है। अल्लामा इकबाल से फिलबदीह उन्होंने मुतालबा किया कि उन्हें इसका जवाब भी देना है और इसके ऊपर का मिसरा भी लगाना है। कितना दुश्वार अम्र है, लेकिन अल्लामा इकबाल साहब, मेरे वालिद साहब बताते हैं ये वाक़या कितना सच्चा है और उन्होंने कहाँ से पढ़ा इसका मुझे इल्म नहीं, लेकिन बचपन में सुनाया करते थे तो मुझे याद है पूरा। कहते थे कि अल्लामा इकबाल साहब ने माइक के सामने फिलबदी अपनी नज़रों को एक आन के लिए नीचा किया, उसके बाद बरजस्ता शेर पढ़ते हैं कि अश्क से दश्त भरें आह से सूखे दरिया, कोई इतना रोए कि रेगिस्तान भर जाए और किसी की आह लगे समंदर सूख जाए। अश्क से दश्त भरे आह से सूखे दरिया, तब मछलियाँ दश्त में पैदा हों हिरन पानी में। तो ये जो दो वाक़े थे ये मुझे बहुत मुतासिर करते थे, बहुत मोटिवेट करते थे। यही चीज़ें थी जो मेरे अंदर एक जुनून पैदा किए और मेरी शायराना फ़िक्री सलाहियतों को मजबूत किए और मुझे एक शायर की रूप। शायरी की बात चल रही है, शायरों की बात चल रही है, आप बता रहे हैं अपने सफ़र के बारे में भी। मुझे जहाँ तक पता है शायरी के बारे में, शायरी दो तरह के होते हैं, मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है एक लबो रुखसार महबूबा के आंचल पे पढ़ी जाती है और दूसरे इनकलाबी। हमारे देश में दोनों तरह के शायर गुजरे, देश ही नहीं पूरे दुनिया में। तो आप ज़रा एक्चुअल बताइए कि कितने तरह की शायरी होती है और क्या होती है, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। अगर शायरी की बात करें किस्मों के हवाले से तो शायरी हमदिया भी होती है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द सना व तारीफ़ की जाती है, और शायरी नातिया भी होती है जिसमें महज़ हुज़ूर नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ की जाती है, और शायरी मनक़बतिया भी होती है जिसमें बुज़ुर्ग और औलिया की तारीफ़ें की जाती हैं। तो ये किस्मों के एतबार से बहस करें तो हमदिया, नातिया, मनक़बतिया और उसके बाद गज़लिया शायरी आती है। लेकिन आपने जैसा कहा इनकलाबी और लबो रुखसार की शायरी, तो ये मौज़ूआत हैं। अगर हम गज़ल में मौज़ूआत पे बात करें तो शायरी में हुस्न व इश्क का भी ज़िक्र होता है, जो है शराब का भी ज़िक्र होता है, उसके अलावा जो है बहार व ख़िज़ां के मौसम को भी पिरोया जाता है, और तंज़ो मिज़ाह एक अलग पहलू है, एक अलग मौजू है, उस पर भी लोग बात करते हैं। उसके अलावा आखिर में आइए तो इनकलाबी शायरी, जो कि एक अच्छी शायरी होती है, जो जिसके एक नुमाया शायर फैज़ अहमद फैज़ साहब। जी, आपके बारे में बात करूं, आप किस तरह की शायरी करना ज़्यादा पसंद करते हैं? मैं नहीं, कोई भी शायर हो, ये डिपेंड करता है उसके इन्वायरमेंट पर, वो किस माहौल में रहता है, किसे पढ़ता है, किसे सुनता है। दरअसल मैं बचपन में, मेरा जो है घरेलू माहौल था वो थोड़ा मजहबी था, तो उस वक्त मैं नातिया शायरी करता था ख़ास तौर से। उसके बाद पिछले कुछ दिनों में जब मैंने जो है इनकलाबी लोगों को पढ़ा और थोड़ा एक्टिव हुआ, तो मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ इनकलाबी शायरी से। उसमें फैज़ अहमद फैज़ साहब को कुछ पढ़ा, और ख़ास तौर से मैं इमरान प्रतापगढ़ी, जो कि एक अच्छा कांग्रेस नेता, जी, इमरान प्रतापगढ़ी को जब मैंने सुनना शुरू किया तो ऐसा खुमार चढ़ा कि मैंने बिल्कुल उसी लहजे की शायरी शुरू कर दी, और मैंने 4 मिसरे कुछ इस तरह के लिखे कि जो हम कहेंगे दलील होगी, जो लिख के देंगे निसाब होगा, ज़रूर आएगा एक दिन वो हमारा लहजा जवाब होगा। हमारी बस्ती जलाने वालों हमारी आहें भी याद रखना, हमारी बस्ती जलाने वालों हमारी आहें भी याद रखना, तुम्हारे जुल्म व सितम का साहब ज़रूर एक दिन हिसाब होगा। उसके बाद अब का माहौल देखें तो मेरा माहौल बिल्कुल अदबी हो चुका है। हमारे जामिया के टीचर्स असातिज़े कराम, उसमें नुमाया नाम डॉक्टर खालिद मुबश्शिर सर का, उसके बाद हमारे दोस्त बड़े भाई सफ़ीर सिद्दीकी, जमील सरवर, अब्दुर्रहमान आबिद, और एक रिसर्च स्कॉलर हैं एहतमाम सादिक भाई, फैज़ हुमैदी, और मेरे कुछ ख़ास दोस्त नवेद यूसुफ, जाहिद इकबाल, और मेरे रूममेट्स हैं सैयद तजम्मुल वगैरह। तो ये सब जो मेरे लोग हैं, आप जैसे लोग अच्छे मतलब दोस्त और कनेक्ट है, तो ये मेरा पूरा माहौल अदबी हो चुका है। तो उस नातिया शायरी और इनकलाबी शायरी से निकल करके मैं एक बेहतरीन रंग सुखन पाया हूँ जो कि अदब का हिस्सा है। मुझे इस पर फ़ख्र है, और मेरी आज की शायरी, आजकल के शायरी, आज के माहौल की शायरी अदबी हो चुकी है।
ये तो हो गई शायरी के बाद, शायरी किस तरह की करना पसंद करते हो उस पर बात। अब आते हैं थोड़ा पर्सनल पे। हो सकता है ये क्वेश्चन थोड़ा कड़वा लगे आपको, लेकिन क्या करें, हमें पत्रकारिता धर्म भी निभाना है और क्वेश्चन भी करना है। आमतौर पे कहा जाता है शायरी के बारे में, मुशायरों के बारे में, कि भले ही महफिल इश्क करने वालों से भरी हो, लेकिन उसमें रंग हमेशा दिल टूटा हुआ शायर ही लाता है। तो ये बताइए, आप शायर हैं, कितनी बार टूटी है? आप के इस सवाल में 2 सवाल। एक तो ये कि महफिल में जान जो पैदा करता है वो दिल टूटा आमतौर पर कहा जाता है। ये बात उसी तरह बेबुनियाद है जिस तरह से लोग ये कह दिया करते हैं कि एक शायर वही हो सकता है जिसका दिल टूटा हुआ हो। ये तो अभी भी कहा जाता है। ये शायरों पर इल्ज़ाम है, और ये बात जो आपका पहला सवाल था ये भी उसी तरह बेबुनियाद है, तो इस पर कोई बहस नहीं। और रही मेरे दिल टूटने की बात, तो मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ एक मसला ये है कि बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ें जो मुझसे जुड़ी हुई होती हैं वो मुझसे बहुत जल्दी रुखसत हो जाती हैं। उसकी एक ख़ास मिसाल मेरी वालिदा माजिदा, जो कि मुझसे बड़ी कम उम्र में रुखसत हो गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें अपने जवारे रहमत में जगह नसीब फरमाए। तो इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि मेरा दिल कितनी बार टूटा होगा। हालांकि आप इस इंटरव्यू के अलावा आप मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन मुझे आज अभी पता चला, इस इंटरव्यू के दौरान पता चला है कि आपकी वालिदा नहीं है। सुन के बहुत दुख हुआ इस बात को लेकर। खैर, अब आते हैं थोड़ा सा, आप शायरी है, शायरों से आपकी लगाव है, आप बता ही रहे हैं। आपके शायरी में कौन सा शायर आइडियल है आपके? आइडियल समझ रहे हैं? आइडियल के तौर पे जी, आइडियल के तौर पे अगर देखें तो कदीम दौर में मिर्ज़ा गालिब, और बिल्कुल जदीद में देखें तो अहमद फराज और मेराज फैज़ाबादी। मेराज फैज़ाबादी जी। आप 3 नाम लिए हैं जी, एक गालिब साहब, एक फैज़ाबादी साहब और एक अहमद फराज साहब। इन तीनों में से किसी एक शायर का आप 2-4 मिसरे सुना सकते हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं गालिब साहब का ही सुनाना पसंद करूँगा कि लिखते हैं कि फिर कुछ एक दिल को बेकरारी है, फिर कुछ एक दिल को बेकरारी है, सीना जोयाए ज़ख्मकारी है, फिर उसी बेवफा पे मरते हैं, फिर वही ज़िंदगी हमारी है, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अहमद फराज साहब के 2 शेर याद आ रहे हैं, बहुत अच्छे हैं कि सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। खैर वो दूसरा शेर मुझे याद नहीं आ रहा है। चलिए, जो तो आप बड़ा खूबसूरत शेर, शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते, शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। अहमद फराज साहब का। आसिफ भाई, चूँकि आप पहले ही बता रहे हैं कि आप खुद ही एक उभरते हुए शायर हैं, आप खुद ही एक सीखने के पीरियड में हैं। इंसान हमेशा ज़िंदा जब तक रहता है तब तक सीखता ही रहता है। लेकिन अभी जो इंटरव्यू देख रहे होंगे हमारे दर्शक, इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायर बनना चाहते हैं या फिर शायरी करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या सुझाव होगा? 2-4 सुझाव आप दे दीजिए अपने हिसाब से। एक बहुत ही अनमोल बात, शायरी एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई जबरन या ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। ये तो है। एक ऐसा फ़न है शायरी कि ये एक कहिए तो गॉड गिफ्टेड होती है, अताई चीज़ होती है और नाजिल होती है। एक शायर, मैं शायर हूँ, ऐसे बहुत से शायर जो बिल्कुल पूरी तौर पे शायर होने के बावजूद अगर चाहें कि शायरी लिखें जबरन तो नहीं लिख सकते, इसलिए जब तक कि उन पे आमद नहीं होगी, नाजिल नहीं होगा। खलील रहमान आज़मी साहब का एक शेर याद आता है, वो कहते हैं कि देख दुनिया ऐसी हालत में तू तन्हा छोड़ दे, देख दुनिया ऐसी हालत में तू तन्हा छोड़ दे, ऐसे आलम में कि जब मुझ पर उतरती हो किताब। तो शायरों के लिए सुझाव ये कि जिनके अंदर थोड़ा भी शायर जागरूक है, लिखने का जो है जज्बा है, तो वो कुछ अच्छे लोगों को बेसिक तौर पे पढ़ना शुरू करें और कोशिश में लगे रहें, तो वो बिल्कुल निखर कर सामने आएंगे। देखिए, फिर से मैं कड़वे क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा और इंटरव्यू के लास्ट एंड पड़ाव पे है, लगभग हमारे पास 1-2 क्वेश्चन बचे रह गए। वैसे आप बातचीत के दौरान बोले हैं कि इनकलाबी शायरी मुझे इमरान प्रतापगढ़ी से कहा एक आइडियल के तौर पे माने हैं और उनको बोले हैं कि मैं उनसे सीख रहा हूँ या सीखा हूँ। तो इमरान प्रतापगढ़ी तो कुछ राजनीति में चले गए हैं और एक शायरों का एक लंबी फहरिस्त देखे उठा करके तो वो राजनीति में गए हैं, चाहे इमरान प्रतापगढ़ी हो, हिंदी में उठा करके देखे तो कुमार विश्वास हो, ऐसे बहुत सारे हैं। तो क्या कोई राजनीति में जाने का कोई इरादा है?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मेरा माहौल भी बिल्कुल चेंज हो चुका है और अदब ने मुझे बिल्कुल मुतासिर किया हुआ है और मैं ऐसे लोगों की सोहबत में हूँ जो बिल्कुल अदबी हैं, तो ऐसा कोई इरादा नहीं। इंटरव्यू का लास्ट क्वेश्चन कह लीजिए या फिर डिमांड कह लीजिए या रिक्वेस्ट कह लीजिए, वो ये है कि आप अपने जो लिखे हैं 2-4 मिसरे, जैसे भी हो, तरन्नुम हो या फिर नॉर्मल हो, ऐसे पढ़ दीजिए, 2-4 मिसरे सुना दीजिए। सुनाता हूँ। मुझे अपने कलाम के कुछ शेर याद आते हैं कि अपनी भी ज़ीस्त में कभी वक्ते सुरूर था, अपनी भी ज़ीस्त में कभी वक्ते सुरूर था, ये और बात उस घड़ी में लाशऊर था, खुशफहमियों की भीड़ मुझे लूट ले गई, खुशफहमियों की भीड़ मुझे लूट ले गई, एक बेवफा की ज़ात पे मुझको गुरूर था, सब लोग हंस रहे थे तो रस्मन में हंस पड़ा, सब लोग हंस रहे थे तो रस्मन में हंस पड़ा, वरना मेरे जिगर में तो बरपा नशूर था, सब लोग हंस रहे थे तो रस्मन में हंस पड़ा, वरना मेरे जिगर में तो बरपा नशूर था, आसिफ तू कैसे आ गया दुनिया के मकर में, आसिफ तू कैसे आ गया दुनिया के मकर में, तुझको तो तजर्बात पे बेहद अबूर था। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ आसिफ बिलाल, जो कि मेरे एक अच्छे दोस्त भी हैं और एक जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एक उभरते हुए, एक होनहार छात्र है और एक उभरते हुए शायर है, मल्टी टैलेंटेड इंसान है। तो इनके बारे में जितनी तारीफ़ करें कम है। आसिफ भाई, आप हमारे साथ बात की, आप बहुत कीमती समय में से कुछ समय हमारे लिए निकाले, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। खैर, मेरा समय अभी इतना कीमती नहीं है, आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप लोगों ने आपकी मोहब्बत है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं खुद एक स्टूडेंट ही हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं भी बोलना ही सीख रहा हूँ और आसिफ भाई खुद शायरी करना सीख रहे हैं। कुल मिलाकर के हमारी म्यूचुअलिटी कहिएगा तो मिल यही रहा है कि हम दोनों बोलना ही सीख रहे हैं। तो मुझे एक मिराज हैदराबादी के 4 मिसरे याद आ रहे हैं कि ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीके सफ़र भी देना, और गुफ्तगू तूने सिखाई थी कि मैं गूंगा था, अब जो मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी देना। इसी शेर के साथ मैं आज की इंटरव्यू का ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।